Hello students, this is our third video of पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। और आज के जो टॉपिक है वो है हमारे विवाद। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियोस के अंदर देखा था कि प्लानिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने किस तरह के सारे प्लानिंग के सिस्टम अपनाए थे कि उसने रशिया को भी देखा, अमेरिका को भी देखा। साथ में हमने दूसरी वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से प्लानिंग ईयर्स तैयार करे थे, हमारे जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कैसे तैयार हुई, जिसके अंदर की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर, इरिगेशन और डैम्स पे ज़्यादा जोर दिया गया। और आपको पता भी है कि भाखड़ा नागल डैम हमारे हिस्ट्री का सबसे बड़ा डैम बनाया गया था उस समय का। हालांकि डैम आज भी बनाए जा रहे हैं, इरिगेशन आज भी हो रही है। और वहीं पर ही सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो पूरी तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज़ पे बेस्ड था। नाउ अब हम अपने थर्ड उस पर आ जाते हैं, जिसके अंदर है कि इतने डेवलपमेंट जो स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही थी, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठने शुरू हो गए। जिसमें से पहला सवाल तो हम लोगों के पास था एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, और आगे बढ़ेंगे दूसरा सवाल था हमारे पास प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री से। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये था उस समय का कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज़ में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि पब्लिक रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे सरकारी संसाधन है उनको अपनी तरफ खींच पाएगा, वो भी ऐसी भारत की बैकवर्ड इकोनॉमी में। क्योंकि हमारी उस समय आपको मालूम ही है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चल रही थी। मैनी थॉट, बहुत से लोगों का मानना था कि जो सेकंड प्लान था उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी थी उसमें एग्रेरियन यानी कि कृषि की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया गया, ज़्यादा फोकस दिया गया। जिसकी वजह से जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, आपका देहात का क्षेत्र है, और आपका जो एग्रीकल्चर था ये ज़्यादा सफ़र कर गया, ये ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसी चीज़ को सुधारने के लिए एक गांधीवादी अर्थशास्त्री जिनका नाम जेसी कुमारप्पा था, उन्होंने एक खांचा बनाया दैट पुट टुगेदर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने क्या करा ना, ग्रामीण क्षेत्र को और इंडस्ट्रीज़ को, उद्योगों को जोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि ये ग्रामीण क्षेत्र बेस इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने बाद में अपना खुद का बना लिया था भारतीय लोकदल बना लिया था। एक्चुअली में उन्होंने क्या था कि उन्होंने ये जोर दिया था कि भारत का जो केंद्र है वो यहाँ की एग्रीकल्चर होनी चाहिए, कृषि होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि जो प्लानिंग की गई है वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जिसने शहरीकरण को यानी कि शहरी लोगों को और उद्यमी को, उन सेक्शंस को ज़्यादा पैसा पहुँचाया था, और जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन बहुत कम कुछ कर पाई थी। क्योंकि सारा खर्च तो आपने अर्बन प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में और इंडस्ट्रियल सेक्शन को बढ़ाने में कर दिया, और हमारी जो फार्मर्स थे और रूरल पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा सफ़र करी। वहीं पर देखिए दूसरे लोगों का थॉट्स क्या थे, उनकी सोच ये थी कि जब तक कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, हम अपने इस पोवर्टी यानी कि गरीबी की साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने ये पूरा आर्ग्यू किया था कि जो इंडियन प्लानिंग है, उन्होंने एग्रेरियन स्ट्रेटेजी को अच्छा किया, उसने प्लानिंग अच्छी करी थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को और तेज़ी दे सके, बढ़ावा दे सके। द स्टेट मेड लॉज फॉर लैंड रिफॉर्म्स, की जो सरकार थी उन्होंने क्या था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी लॉज बनाया। हम लोग आगे के थोड़ा सेक्शन में पढ़ेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स थे क्या। और जो डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्सेज का वो पुअर्स में और विलेजेस में करना शुरू किया था। और इन्होंने साथ में एक प्रोग्राम जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए थे वो प्रपोज करे कि किस तरीके से लोगों का डेवलपमेंट किया जाएगा। और हाँ, वाकई में उन्होंने जो सबसे ज़्यादा पैसा था लार्ज सम्स, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया था, उनके डेवलपमेंट पे खर्च किया था। बट बात यहीं आके नहीं रुकती है, बात ये यहाँ और आती है कि जो फेलियर था वाज नॉट डैट ऑफ पॉलिसी। देखिए, वो पॉलिसी का फेलियर नहीं था, वो था नॉन इम्प्लीमेंटेशन का। क्योंकि पॉलिसीज़ पेपर में बना दी जाती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि देखिए जो लैंड ओनिंग थे, जो जिनके पास ज़मीन थी, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ज़मीन का भूमि सुधार करते कैसे।
क्योंकि कई ज़मींदार लोगों के पास सोशल और पॉलिटिकल पावर थी। और इसके अलावा वो ये आर्ग्यू करते थे कि जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। इट वुड नॉट हैव सॉल्व कि ये जो है ये भारत की जो देहात में रहने वाली गरीबी है ना उसको ज़्यादा नहीं सुधार सकती, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अब हम आगे देखते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं जिसको कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो निजी क्षेत्र होते हैं जिन्हें कि कोई एक इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी चलाती है। देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रखा है कि भारत ने दो तरह के जो डेवलपमेंट के रास्ते थे, एक तो था आपका सोशलिस्ट जो कि यूएसएसआर रशिया अपनाता था, और एक कैपिटलिस्ट जो कि अमेरिका अपनाता था। भारत ने इन दोनों को ही नहीं अपनाया। उसने क्या करा, इन दोनों में से ही कुछ कुछ अंश ले लिए थे जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर आते थे, और इसी मॉडल को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल बोलते हैं, यानी कि मिश्रित आर्थिकी। यहाँ इसमें मोस्टली जो पार्ट था जो एग्रीकल्चर का, ट्रेड का और इंडस्ट्री का, वो तो प्राइवेट हैंड्स यानी कि निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें थीं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े उद्योग थे, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको देना था, उनका जो खाका देना था उनको, और ट्रेड को सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे जो ट्रेड, उनको अपने पास रखा सरकार ने। यहाँ तक कि छोटी मोटी इंटरवेंशन यानी कि छोटी मोटी तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर को भी अपने पास ले लिया था। इस मिक्स्ड मॉडल को यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, इसको बहुत ज़्यादा आलोचनाएं मिली, चाहे वो दक्षिणपंथी हों चाहे वो वामपंथी हों, दोनों ने ही इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की। और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, बजाय इसके कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का मौका भी नहीं दिया। आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि ये बैलेंस कर रहे हैं, नेहरू जी बना रखे हैं, और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा भारी है और प्राइवेट सेक्टर हल्का हो रखा है। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में विवाद था। आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना भारी, मतलब सारा बोझ जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिक सेक्टर में चली गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम चीज़ें जा पा। पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सार्वजनिक ढांचा था या सार्वजनिक क्षेत्र था, उसने क्या था कि अपने इंटरेस्ट जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। उसने अपने इन्हीं कारणों के चलते हुए प्राइवेट कैपिटल्स के ऊपर काफ़ी हर्डल्स डाल दिए थे, स्पेशली तब जब उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जो कि लाइसेंस और परमिट्स को लेने का था इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो ज़्यादा फल फूल पा नहीं पा रहा था। इसके अलावा जो स्टेट की पॉलिसी थी वो भी इतनी ज़्यादा वो थी कि उसने ऐसे रेस्ट्रिक्शन कर दिए थे कि भारत के अंदर ही अपने जो घरेलू सामान का उत्पादन होता है उसी के इंपोर्ट, उसके आयात पर रोक लगा दी थी, जिससे कि जो बाज़ार था उसके अंदर प्रतिस्पर्धा ही नहीं रही, मीन्स उसके अंदर कंपटीशन ही नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट बढ़ नहीं पाया। और जहाँ तक स्टेट ने जो देश था, जो पब्लिक सेक्टर था, उसने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा था, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी और करप्शन का बढ़ना था जो कि बढ़ चुका था उस समय। कुछ देन देयर वर क्रिटिक्स हु थॉट दैट द स्टेट, कुछ लोगों का ये भी मानना था, कुछ आलोचकों का ये मानना था कि जो स्टेट है उसने वाकई में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने पॉइंट कहाँ किया था कि स्टेट ने जो पैसा अपना स्पेंड किया है वो और चीज़ों में तो ज़्यादा कर दिया, बजाय इसके कि उसने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसको जो पब्लिक एजुकेशन यानी कि जो सार्वजनिक शिक्षा पे और हेल्थ केयर पे, उनके मेडिक्लेम्स पे जो करना था, स्पेंड करना था, वो नहीं किया उतना। The state intervened only in those areas where the private sector was not prepared to go. गवर्नमेंट ने क्या करा कि वो उन जगहों पर ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी जहाँ पर कि प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से इनको किसको हेल्प हुई, प्राइवेट सेक्टर को अपना मुनाफा कमाने में ज़्यादा मदद मिली। साथ में इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, देखिए गरीबों की मदद करने की बजाय
जो स्टेट का इंटरवेंशन था वो इस चीज़ पे जाके ख़त्म हुआ कि उसने एक नई क्लास निकाल दी जिसको वो मिडिल क्लास कहते थे, जो कि अपनी सारी प्रिविलेजेस, अपनी सारी सुविधाएं एंजॉय कर रहे थे, और वो भी हाई सैलरीज पे, मतलब ज़्यादा अच्छी सैलरीज पे उनको मिल रही थी, बिना किसी जवाबदारी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। उस समय में देखिए पुअर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सब्सटेंशियली ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस पीरियड में जो पुअर्टी थी, गरीबी थी, वो घटी नहीं। इवन व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस्ड, जनसंख्या के अंदर पुअर यानी कि गरीबों का जो प्रपोर्शन था वो तो कम हुआ, लेकिन देयर नंबर्स केप्ट गोइंग, लेकिन उनके नंबर बढ़ते जा रहे थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी। प्रपोर्शन का मतलब यह है कि जनसंख्या में तो उनने ये दिखा दिया कि भाई गरीब कम हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में देखा जाए तो उनके जो नंबर्स थे वो बढ़ रहे थे।